हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई 2021-22। क्लास 10वीं के साइंस के सब्जेक्ट के कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद आंसर बताओगे। इफ द रियल इमेज ऑफ ए कैंडल, रियल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन में ऑब्टेन हो जाती है। द इमेज विच वी कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, उसे हम बोलते हैं रियल इमेज ऑफ ए कैंडल इज फॉर्म बाय ए लेंस। लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम, मीन्स जो रियल इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है। मीन्स मैग्निफिकेशन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। And the distance between the lens and the image is 80 centimeter. At what distance should the candle be placed from the lens? कैंडल को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए जबकि उसकी इमेज उससे 3 गुना बने, और लेंस और इमेज के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर हो। तो ऑब्जेक्ट को लेंस से कितना दूर रखें, 80 सेंटीमीटर माइनस का, 40 सेंटीमीटर माइनस का, 40/3 सेंटीमीटर माइनस का, या -80/3। तो आंसर इसका कौन सा है बताइए। बोलो, व्हाट इज योर आंसर। चलिए, इसमें ये कह रहा है कि मैग्निफिकेशन जो इमेज है, इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 3 टाइम है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 3। और ये क्या है, रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन इज माइनस। रियल इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस में आता है। और लेंस में m इज इक्वल टू होता है v/u। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में मैग्निफिकेशन दोनों सेम है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड v/u इज इक्वल टू -3, तो v इक्वल टू -3u आ जाएगा। v इक्वल टू -3u हो जाएगा। लेकिन इसने क्या कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज, इमेज और लेंस के बीच की दूरी कितनी है, 80 है। और रियल इमेज हमेशा कहाँ बनती है, राइट हैंड साइड में। तो v इक्वल टू कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है कि कैंडल कितनी दूरी पर रखा जाए। तो कैंडल किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम। तो हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u निकालना है। तो देखिए v/u इज इक्वल टू, तो v हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू -3u। तो v की जगह रख देंगे 80 इज इक्वल टू -3u। तो व्हाट इज u, 3 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, 80/3, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू u। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 80/3 किसका, माइनस का, सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। While looking at the above diagram, हमने ये डायग्राम देखा है नीचे। नालिनी कंक्लूड द फॉलोइंग, नालिनी ने क्या निकाले, ये रिजल्ट निकाला। तो क्या बता रहा है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल 1। इसका मतलब इस कंडीशन में इमेज वर्चुअल बनेगी, उसने ये रिजल्ट निकाला। द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या सेम डायरेक्शन में होगी किसके, इंसिडेंट रे के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, क्या इमेज इन्वर्टेड बनेगी। लास्ट, दिस इज अ कनकेव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। ये कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस में होगी। इनमें से उसने रिजल्ट निकाला। तो वो ये कह रहा है कि इनमें से जो रिजल्ट निकाला, विच वन अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन 4 में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
चलिए बेटे, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखते हैं, ये कौन से मिरर में, कनकेव मिरर में, तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, रियल बनती है। और जो इमेज है वो क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। और ये क्या दिखा रहा है कि रे जो है किससे पास हो रही है, सी से। तो ये क्या होगा, रिट्रेस द सेम पाथ। पहला, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल, रॉन्ग, पहला गलत है। द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यस। जो इंसिडेंट रे वो ऐसे जा रही है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। सेम, रिट्रेस द सेम पाथ, तो सेकंड इज राइट। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, यस। इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी। दिस इज द कनकेव मिरर, ये क्या है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के होने की वजह से इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, माइनस में होगी, क्योंकि इसका फोकल लेंथ, फोकस क्या है, रियल फोकस है। तो हमारा लास्ट भी सही है। तो कौन कौन से आंसर ठीक है हमारे, हमारा है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ, तो हमारा ऑप्शन इज सी, तो हमारा सी ऑप्शन है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए से। फर्स्ट यू डू योरसेल्फ। The above lens has focal length is 10 centimeter and the object height is 2 millimeter, is placed at a distance of 5 centimeter from the pole. Find the height of image. आपने इमेज की हाइट निकालनी है। You have to find out the height of image. तो इमेज की हाइट क्या होगी। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर है, and which is placed at a distance of 5 centimeter from the pole. So what is the height of image? 4 centimeter, 6.67 millimeter, 4 millimeter या 3.33 millimeter। सबसे पहले हमें, चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास ये लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। क्या है, कन्वेक्स लेंस। इसमें क्वेश्चन में कहीं लेंस नहीं लिखा, तो फिगर से पता लग रहा है हमारे को कन्वेक्स लेंस है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, और 10 किस में, प्लस में, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कहां से, फ्रॉम द, किससे, ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में, तो प्लस होगा। ये फोकल लेंथ इज प्लस 10 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट हाइट मीन h1 इज द ऑब्जेक्ट हाइट इज 2 मिलीमीटर विच इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन u इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और u हमेशा कहाँ, कौन सा साइन लेते हैं, माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले v चाहिए, v इज क्वेश्चन मार्क, और निकालना क्या है, h2 हाइट ऑफ इमेज। तो सबसे पहले v निकालेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या हमारे पास, लेंस फॉर्मूला, व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस में 1/u। तो यहां क्या कर देंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f, f की जगह क्या है 10 प्लस 1/u, u की जगह -5, तो ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5। इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे इसका, एलसीएम। 1/v इज इक्वल टू 10, एलसीएम आ गया। तो इसका मतलब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से 1, माइनस यहां पर क्या आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 2, 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू -10, क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो हमारे पास v क्या आ गया, -10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास v आ गया, लेकिन हमने निकालनी क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो हमें फॉर्मूला पता है हाइट ऑफ इमेज, m हमारे पास लेंस में क्या होता है, लेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसका m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1 इज इक्वल टू v अपॉन में u। तो h2 इज द हाइट ऑफ इमेज अपॉन में h1 क्या हमारे पास 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू v क्या हमारे पास -10, और u क्या हमारे पास -5, माइनस से माइनस का 2 1 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो h2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4।
तो हमारे पास क्या आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया, 4 मिलीमीटर क्या आ गया 4, हाइट इज 4 मिलीमीटर। तो हमने हाइट क्या कर ली 4 मिलीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2 मिलीमीटर है तो हाइट हमारे पास क्या हो गया 4 मिलीमीटर हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारे पास सी, सी आंसर इज सी। The figure shown below represents an activity to prove the requirement of the for the photosynthesis. Photosynthesis क्या है? The process in which green plant prepare their own food. Plant prepare their own food. अपना भोजन खुद बनाते हैं. Prepare their own food. जो अपना भोजन खुद बनाते हैं. During this activity, 2 healthy potted plants were kept in a dark for 72 hours. 72 घंटों के लिए उनको क्या रख दिया हेल्थी पोटेड प्लांट को किस में रख दिया 72 घंटों के लिए गमले में रख दिया। आफ्टर 72 आवर 72 घंटे के बाद KOH इज केप्ट इन द वॉच ग्लास ऑफ सेटअप X एंड नॉट इन सेटअप Y। फिर 72 घंटे के बाद इसमें किसमें सेटअप X में क्या रख दिया वॉच ग्लास रख दिया जिसमें क्या है KOH और इसमें KOH नहीं रखा। बोथ दीज आर सेट एयर टाइट कंटेनर एंड हैव बीन केप्ट लाइट फॉर द 6 आवर्स। और इनमें क्या कर दिया हवा जाने के सारे रास्ते क्या कर दिए बंद कर दिए और इनको लाइट में 6 घंटे के लिए रख दिया। आयोडीन टेस्ट इज परफॉर्म विद वन ऑफ द लीफ फ्रॉम ईच ऑफ द 2 X एंड Y। अब इनमें क्या किया हर एक पत्ता फ्रॉम X और फ्रॉम Y से एक एक पत्ता लिया और उनका क्या किया आयोडीन टेस्ट किया। क्या किया आयोडीन टेस्ट किसका लीव्स फ्रॉम X लीव्स फ्रॉम Y। This experiment is set up used to prove the which of the following requirement of photosynthesis। तो आप आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा सेटअप जो एसेंशियल है फॉर द इस क्या बता रहा है कि इस फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा सेटअप या क्या प्रूव करना है कि हमारे को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किसकी जरूरत होती है। तो आप बताइए क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सनलाइट। इस सेटअप के हिसाब से The experiment is set up to prove the essential of which of the following requirement for the photosynthesis। चलिए ये सेटअप हमें बताता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किसकी जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की। This setup is indicate that carbon dioxide is essential for the process of photosynthesis। The function of KOH is absorb। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो वॉच ग्लास में डाला था उसका क्या रोल है बताइए। What is the function या what is the role of KOH is to absorb। क्या एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर या सनलाइट। ये क्या एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। KOH एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन जो वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा विच ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन रिलीज उसको एब्जॉर्ब करेगा किसको कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनमें से कौन सा साल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। तो सबसे पहले आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए और बाकी कौन सा साल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखता है या किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। तो बोलिए वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रियोल, बेकिंग सोडा या जिप्सम। चलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट प्रेजेंट इन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट। 1 मोल ऑफ सॉल्ट में जितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें कह रहा है कि कौन सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कौन से साल्ट में नहीं। वॉशिंग सोडा में Na2CO3.10H2O तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ब्लू विट्रियोल जिसे हम क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट
ब्लू कलर का होता है, इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। फिर क्या हमारे पास जिप्सम, तो बेकिंग सोडा NaHCO3, इसमें H2O नहीं होता, तो बेकिंग सोडा, तो आंसर इज सी, आंसर इज सी, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, the raw material used for manufacturing of the baking soda NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए किन किन रॉ मटेरियल की जरूरत होती है? आप इसमें से ऑप्शन में से आंसर बताइए कौन सा है, चेक करिए एंड फिर राइट और रॉन्ग करिए। NaCl H3O CO2 NH3, NaCl H2O CO2 NH3, NaCl NH4Cl CO2 NH3, NaOH H2O CO2 और NH3। Which raw material is used या required for the manufacturing of baking soda NaHCO3 बनाने के लिए हमें किन रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है? चलिए बताइए, रॉ मटेरियल क्या होता है हमारे पास, क्या चाहिए? NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2 और प्लस में NH3 अमोनिया। कौन सा? बी। हमें चाहिए NaCl H2O CO2 और NH3, दीज द रॉ मटेरियल। अब बनता कैसे? इसमें बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, NH4 और Cl, और क्या बन गया? Na2 प्लस में सॉरी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये अमोनियम क्लोराइड। तो रॉ मटेरियल हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो आंसर क्या हमारे पास? बी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमा, इसका कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्रैक्शन, नन ऑफ दीज, या रेगुलर रिफ्रैक्शन? इसका आंसर क्या हमारा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आंसर इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण स्टार क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार विल टेक प्लेस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ atmospheric refraction. Question number next. Galvanization process involve the element of the zinc and iron. Which of the two metal is sacrificing its life to save life of the other? गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जिंक और आयरन की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें एक एलिमेंट सेक्रीफाइस करता है, दूसरे अपने आप को सेक्रीफाइस करता है दूसरे एलिमेंट को बचाने के लिए। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है लेकिन दूसरे को बचाता है? मींस अपने आप खराब हो जाए लेकिन दूसरा जरूर बचाएगा, तो कौन सा है? और वैसे गैल्वेनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ओवर एन आयरन मेटल। तो कौन सा मेटल किसको बचाता है? नन ऑफ दिस, बोथ सेक्रीफाइस ईच अदर, जिंक और आयरन। बोलिए। चलिए इसमें क्या करता है? जिंक जो है आयरन को बचाता है। तो आंसर इज सी, क्योंकि जिंक की कोटिंग की जाती है किसके ऊपर? आयरन के ऊपर, ताकि जिंक जो है क्या हो जाए? आयरन को बचाए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से बचने के लिए। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? इज द प्रोसेस या वो प्रोसेस जिसमें जिंक की कोटिंग की जाती है किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। कोटिंग ऑफ जिंक ओवर एन आयरन मेटल, जिसे हम क्या बोलते हैं? GI पाइप। GI पाइप का मतलब है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। मीन आयरन के ऊपर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यूज करना, मीन्स जिंक की कोटिंग करना या कोटिंग का होना। नेक्स्ट, अ pH रेंज फ्रॉम 7 to 14, 7 से 14। ये मेरे पास 7 एंड दिस इज 14, और ये क्या है? 0। यहां से ऐसे, तो व्हाट इज ये? मेरा क्या है? pH स्केल है। क्या है? pH स्केल टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, और उसके नंबर भी, कंसंट्रेशन भी बताता है। तो कौन सा आंसर आएगा? द pH रेंज फ्रॉम 7 to 14 इंडिकेट 7 से 14 तक क्या है? बेसिक इन नेचर। क्या है? बेस। तो इसका मतलब 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब बेसिक कंसंट्रेशन भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास? बी।
ऑप्शन क्या आएगा बी, क्योंकि 0 से लेफ्ट से राइट की तरफ, 0 से 14 की तरफ जाते हैं तो H कंसंट्रेशन रिड्यूस होता है और OH बढ़ता है। H कंसंट्रेशन की घटता है और OH क्या होता है, बढ़ता है। कब? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास बी। OH आयन इंक्रीज होते हैं जिससे बेसिक की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन का जवाब फास्ट दीजिए, बड़ा छोटा है। कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन द टूथ एनामिल। आपको पता है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट कहाँ, किसमें यूज होता है बनाने के लिए? टूथ एनामिल। इसका टूथ एनामिल हमारा कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है और जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज टूथ एनामिल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। टूथ एनामिल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है और वो हार्डेस्ट पार्ट क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो वो बना हुआ किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से। टूथ एनामेल किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से। लेकिन उसकी नेचर क्या है? नेचर मींस वो एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है, या न्यूट्रल है, या एम्फोट्रिक ऑक्साइड? बोलिए। कैल्शियम फॉस्फेट की नेचर कौन सी है? बेसिक इन नेचर। कौन सी है? बेसिक इन नेचर। ये क्या है? बेसिक इन नेचर। कैल्शियम फॉस्फेट हमारा क्या है? बेसिक इन नेचर। टूथ एनामेल इसका मतलब क्या है? बेसिक इन नेचर। फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन ए रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जब जिस एंगल से इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई सरफेस पर, उसी एंगल से क्या होना? निकलना। मींस सारी जो रिफ्रैक्टेड रे हैं वो क्या होंगी? ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग के बाद जब रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू ईच अदर होंगी तो उसे हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। अदरवाइज इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर रेज किस पर टकराई? एक्स वाई प्लेन पर टकराई तो रिफ्लेक्टेड रे विल गोज अलोंग। ये मेरी कौन सी है? इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे किसके अलोंग जाएगी? बोलिए आंसर। रिफ्लेक्टेड रे किसके अलोंग? ए के अलोंग, बी के अलोंग, डी के अलोंग, या सी के अलोंग? ये मेरे पास क्या है? एंगल आई। ये क्या है? I/3। और ये एंगल क्या है? I/2। और ये पूरा एंगल क्या है? आई है। इसका मतलब डी जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ वो आई है, बी जो बना रहा है वो I/2 है, और ए जो बना रहा है वो I/3 है। तो इसमें से कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है? ए, डी, बी, या सी? बोलिए। ए, बी, सी, या डी? चलिए, इसका आंसर क्या है हमारे पास? डी है। मींस बी। कैसे? ये मेरे पास क्या है? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है। ये नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? आई का एंगल बना रहा है। अभी बताया था आपको। ये क्या है? नॉर्मल। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या बना रहा है? I/3। क्या दोनों सेम है? नो। तो इसका मतलब सेम नहीं है तो ये भी सेम नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। बी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो I/2 बना रहा है एंगल। कौन सा एंगल? कितना नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रहा है? I/2। ये बना रहा है I/2। तो I/2 और आई दोनों सेम है? नो। तो इसका मतलब बी भी हमारी रिफ्लेक्टेड रे नहीं है। अब मूव करते हैं डी पर। डी रे ये डी जो है नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? आई एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये जो डी बना रहा है आई एंगल, वही हमारा इंसिडेंट रे बना रही है नॉर्मल के साथ, वही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रही है। तो आई इक्वल टू आई। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब डी। तो हमारे पास आंसर डी। जो ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है। कौन सा है? बी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Among द फॉलोइंग विच स्कैटर्ड इज, सबसे कम स्कैटर्ड कौन सा होगा? रेड कलर है बट इसमें रेड कलर नहीं है, तो कौन सा है? टॉर्च लाइट, इनकैंडिसेंट बल्ब, लैंप बल्ब लाइट, लेजर बीम, या सनलाइट? इसमें से कम स्कैटर्ड कौन सा होगा? लेजर बीम, क्योंकि उसमें ज्यादातर क्या है? रेड लाइट होती है और वो कभी स्कैटर्ड नहीं होती, इसलिए दूर दूर तक वो पहुंचती है। लेजर बीम विल स्कैटर लीस्ट बिकॉज इट इज कंप्लीटली रिलीजिंग है। जो इसमें लाइट होती है रेड कलर होती है, इसलिए काफी लंबी दूरी तक जाती है। तो आंसर इज लेजर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन।
gall bladder of a patient is removed because of gall bladder stone. gall bladder जो है वो पेशेंट का रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि गाल ब्लैडर में स्टोन आ जाता है, तो स्टोन आने की वजह से गाल ब्लैडर रिमूव हो जाता है। विच काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइट शुड बी अवॉइडेड, तो इसका मतलब खाना खाते वक्त किस न्यूट्रिएंट से इसको उस पेशेंट को बचना चाहिए जिसके गाल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया है, किस टाइप की डाइट से उसको बचना चाहिए अगर उसका गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया है, तो बताइए आंसर। जबकि गाल ब्लैडर का काम क्या है, गाल ब्लैडर का काम टू स्टोर क्या, किसको, बाइल जूस को स्टोर करने के काम आता है। और ये बाइल जूस कौन रिलीज करता है, लीवर रिलीज करता है, लीवर बाइल जूस रिलीज करता है। और जो स्टोरेज का काम करता है कौन करता है, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जो है स्टोरेज का काम करेगा बाइल जूस का, विच इज सिक्रेटेड बाय लीवर। तो अगर गाल ब्लैडर हटा दिया तो पेशेंट को कौन सी डाइट नहीं खानी चाहिए, बोलिए। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन एंड मिनरल, ए, बी, सी या डी, फास्ट। तो पेशेंट को कौन सी न्यूट्रिएंट नहीं लेनी चाहिए, फैट नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए, फैट, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्डर दीज इवेंट अकर इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन में कौन सा ये सीक्वेंस आएगा, ए, बी, सी या डी। बोलो बेटे, ए, बी या सी। ह्यूमन न्यूट्रिशन में इवेंट कैसे होंगे, पहला सबसे पहले हम क्या लेते हैं, टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेशन। तो हमारे पास या तो सी है या डी है। इंजेशन के बाद फूड कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में किस लिए जाता है, डाइजेशन के लिए। किसके लिए, डाइजेशन के लिए। तो इसका मतलब इंजेशन और डाइजेशन सी या डी में से है। इंजेशन के बाद डाइजेशन सी में है और डी में क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी। तो इवेंट होगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो हमारा मोड ऑफ जो हमारा न्यूट्रिशन का जो इवेंट है वो क्या होगा, सी होगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।